Okay, students, good morning. Myself Sandeep Kumar. Welcome to ABN online classes. Start with the today computer science class. In last class, students, in last class we studied about the computer system. In this chapter, we have studied introduction of computer system. After that, we have studied central processing unit, and after that, ALU, CPU, and memory units. Okay. So in last class, we have studied introduction of computer system. After that, we have studied central processing unit, CPU, and parts of CPU also. After that, we have studied input devices, output devices, and now we start our class from the output devices. Okay, the device that receive data from a computer system for display, फिजिकल प्रोडक्शन इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। यानी क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस जो क्या करेगी, कंप्यूटर सिस्टम से डेटा को रिसीव करके, कंप्यूटर सिस्टम से इंफॉर्मेशन को रिसीव करके उसको क्या करती है, आउटपुट में या फिजिकल फॉर्म में हमें देती है। फिजिकल फॉर्म का मीनिंग होगा, अगर प्रिंटर की सहायता से कोई इन्फॉर्मेशन वो आउटपुट में आएगी तो वो क्या होगी, प्रिंट आएगी, पेपर पे प्रिंट होगी, वो हमारे पास फिजिकल फॉर्म में होगी। जो हमारे पास डिस्प्ले होंगी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर स्क्रीन पर, मॉनिटर, एलईडी, एलसीडी, जो स्क्रीन आप काम में ले रहे हो उसकी स्क्रीन पे जो भी डाटा डिस्प्ले होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, आउटपुट डिवाइस होगी। इट कन्वर्ट डिजिटल इंफॉर्मेशन इनटू ह्यूमन रीडेबल स्टैंडेबल फॉर्म। यानी क्या होता है कि कंप्यूटर होता है वो डिजिटल यानी बाइनरी लैंग्वेज में वर्क करता है। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है दैट इज 0-1, यानी कंप्यूटर होता है वो सिर्फ 0-1 की लैंग्वेज पे ही काम करता है। यानी कंप्यूटर सिर्फ दो ही वर्ड्स को समझता है, 0 और 1। 1 का मीनिंग होता है ट्रू, 0 का मीनिंग होता है फॉल्स। ओके, तो जो कंप्यूटर के द्वारा जो 0-1 में जो कोडेड इन्फॉर्मेशन आती है, उस कोडेड इन्फॉर्मेशन को ह्यूमन रीडेबल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का कार्य कौन करता है, आउटपुट डिवाइस करती है। तो एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, स्पीकर, प्रिंटर एक्सेट्रा। मॉनिटर्स हो गए, हमें इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करवाने के लिए काम लिया जाते हैं। प्रोजेक्टर क्या होता है, प्रोजेक्टर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो क्या करती है कि जो कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा जो भी आउटपुट होता है उसको हमें ऐसे क्या करती है, डिस्प्ले करवाने का काम करती है। यानी जब आपको बहुत बड़ी बिग स्क्रीन पे आपको प्ले करना हो किसी डाटा को, या बिग स्क्रीन पे कोई मूवीज प्ले करनी है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, प्रोजेक्टर को काम में लेते हैं। हेडफोन होते हैं, तो हेडफोन हमारे पास में ऑडियो ऑडियो साउंड है उसको शो करने के लिए काम में लिया जाता है। स्पीकर भी हमारे ऑडियो साउंड्स होते हैं कंप्यूटर के द्वारा जनरेट किए गए, उनको प्ले करने के लिए काम में लिया जाएगा। प्रिंटर होते हैं, वो कंप्यूटर के द्वारा जो भी डेटा होंगे उसको क्या करना होगा, फिजिकल फॉर्म में यानी किसी पेपर पे प्रिंट करने के लिए काम में लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, ए प्रिंटर इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिवाइस टू गेट द आउटपुट इन फिजिकल यानी हार्ड कॉपी फॉर्म। यानी प्रिंटर है वो क्या एक डिवाइस है, एक आउटपुट डिवाइस है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, हमारे सिस्टम में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम क्या कर सकते हैं, पेपर पे प्रिंट करवा सकते हैं। 3 टाइप्स ऑफ कॉमनली यूज्ड प्रिंटर्स आर, प्रिंटर्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं मोस्टली, इंकजेट, लेजर जेट एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। यानी ये 3 टाइप्स ऑफ प्रिंटर है वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं जिनको हम यूज में लेते हैं। इंकजेट प्रिंटर होते हैं उनमें क्या होती है, इंक डाली जाती है। लेजर जेट प्रिंटर होते हैं उनमें लेजर बीम की सहायता से पेपर पे प्रिंट किया जाता है। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में भी इंक होती है, लेकिन डॉट मैट्रिक्स क्या करते हैं, जब भी हम पेपर पे कोई भी डेटा को प्रिंट करवाते हैं तो उसको 1 बाय एक वर्ड्स को वो प्रिंट करते हैं। डॉट मैट्रिक्स का एक सिंपल सा एग्जांपल है टाइपराइटर। आपने टाइपराइटर्स देखे होंगे जहाँ पर अगर कहीं कोर्ट वगैरह में गए, आपने कोई स्टाम्प पेपर वगैरह कुछ बनवाया तो वहाँ पे उनके पास टाइपराइटर होता है। तो उस मशीन के द्वारा जो टाइप करते हैं वो टाइपराइटर है, तो उसके द्वारा क्या होता है, एक एक लेटर होता है वो टाइप होता है। इंकजेट प्रिंटर में क्या होते हैं, इंक डाली जाती है और लिक्विड फॉर्म में भी हो सकती है, पाउडर फॉर्म में भी इंक होती है। उस इंक के द्वारा क्या होता है, इसमें एक ड्रम होता है, जो लेटर हमें प्रिंट करने होते हैं उन लेटर पे ड्रम पे क्या होती है, सिस्टम के द्वारा ऑटोमेटिक इंक पुट अप की जाती है और उस इंक को क्या करते हैं पेपर पे अटैच कर देते हैं। लेजर जेट प्रिंटर क्या करते हैं, ये सबसे फास्ट प्रिंटर होते हैं, यानी क्या करते हैं, लेजर बीम की सहायता से क्या करते हैं, कंप्लीट पेज को एक साथ में, कंप्लीट लाइन को एक साथ में राइट करने का काम करते हैं। नाउअडेज देयर इज ए न्यू टाइप ऑफ प्रिंटर कॉल्ड 3D प्रिंटर। अब मार्केट में हमारे पास में कोई प्रिंटर अवेलेबल है दैट इज 3D प्रिंटर। 3D प्रिंटर क्या करते हैं, विच इज यूज्ड टू बिल्ड फिजिकल रिप्लेस ऑफ डिजिटल 3D डिजाइन। यानी 3D डिजाइन जो हम बनाते हैं उनको आउटपुट में प्रिंट करवाने के लिए हमें काम लेते हैं। जैसे अगर आप किसी बिल्डिंग वगैरह का मैप बनवा रहे हो कि आपको अपना घर कैसा बनवाना है, जो मैप आप बनवाते हो उसमें क्या होता है कि पहले आपको क्या कहते हैं, बेसमेंट लेप देते हैं, यानी आपको क्या करना है कि कैसे स्टार्ट करना है, उसके बाद में आपकी बिल्डिंग लास्ट फाइनल बिल्डिंग कैसी दिखेगी। तो वो जो फाइनल बिल्डिंग का जो डिजाइन होता है वो क्या होता है, 3D फॉर्म में होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 3D प्रिंटर्स को यूज में लेते हैं। दीज आर द आउटपुट डिवाइसेस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टडी करते हैं, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर का मीनिंग होगा कंप्यूटर सिस्टम है उसकी जनरेशन हम स्टडी करेंगे, कब से कंप्यूटर बना था, क्या चीजें थी और कौन सी जनरेशन में कंप्यूटर में कौन कौन से चेंजेस हुए थे। एक बेसिक आपको एक डायग्राम शो रखा है स्क्रीन पे, दैट इज अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, या उसका हम बोलते हैं
नॉन न्यूमन डायग्राम, यानी क्या होता है एक ऐसा डायग्राम जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स कामिल नहीं ली जाती हैं। तो ये कंप्यूटर का एक बेसिक डायग्राम है। ये बेसिक डायग्राम ही कंप्यूटर के डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। यानी सबसे पहले होते हैं इनपुट डिवाइसेस, उसके बाद में हमारे पास होता है सीपीयू, जिसको हम सीपीयू बोलते हैं। एक्चुअली वो सीपीयू नहीं होता, वो कैबिनेट होता है। उस कैबिनेट के अंदर जो मदरबोर्ड होगा, मदरबोर्ड पे हमारा सीपीयू लगा होता है, लेकिन हम जनरल लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं, सीपीयू ही बोलते हैं। और लास्ट टाइप की डिवाइस होती है आउटपुट, एंड कंप्यूटर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट सीपीयू एंड आउटपुट डिवाइस। अब यहाँ से हम जनरल डेफिनेशन कैसे देते हैं कि कंप्यूटर इज ए डिवाइस, कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन विच यूजर गिव द इनपुट बाय द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेज। यानी इनपुट डिवाइसेज की सहायता से यूजर क्या करेगा, इनपुट देगा। आप उसके बाद में क्या है, कंप्यूटर प्रोसेस ऑन इनपुट, उस इनपुट पे कंप्यूटर प्रोसेस करेगा। तो प्रोसेस करने का सारा कार्य किसके द्वारा किया जाता है, सीपीयू द्वारा किया जाता है। दैट इज द हेड ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, हम इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके साथ में क्या होते हैं, मेमोरीज होते हैं। यानी आप जैसे इनपुट दोगे तो आपका डेटा पहले कंप्यूटर मेमोरी में जाके से होगा। मेमोरी होती है वो 2 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो आपके डेटा क्या होंगे, पहले प्राइमरी मेमोरी में से होंगे, फिर उसके बाद में सीपीयू उन डेटा को फेच करेगा। फेच करने का मतलब होगा कि आपकी मेमोरी में आप जो डेटा सेव हैं उनको 1 बाय 1 क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा, उनको 1 बाय 1 रीड करेगा और उनको एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने का मतलब हो गया उन पे प्रोसेस करके उनका आंसर फाइंड आउट करेगा। आंसर फाइंड आउट करने के बाद में उन डेटा को वापस वो कंप्यूटर मेमोरी में ट्रांसफर कर देगा सीपीयू, और फिर उस कंप्यूटर मेमोरी से डाटा किस में ट्रांसफर होते हैं, आउटपुट्स में होते हैं। तो ये हमारे कंप्यूटर का बेसिक ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ से आप कंप्यूटर की डेफिनेशन भी लिख सकते हो। तो डेफिनेशन क्या होगी, a computer is an electronic device in which user give the input by the help of input devices, and computer system process on input and display the output on output screen। ये एक सिंपल सी जनरल डेफिनेशन हो गई। तो हम इस यहाँ पे स्टडी करने वाले एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड कंप्यूटर सिस्टम की जनरेशन कैसे हुए, तो उसको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है। सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम क्या आता है। इट कंसिस्ट्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फॉर प्रोसेसिंग अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। यानी कंप्यूटर में क्या होता है, पहला सीपीयू होता है, सीपीयू को बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें 2 टाइप्स ऑफ यूनिट होती हैं, पहले होते हैं अरिथमेटिक और दूसरी होती है लॉजिकल। अरिथमेटिक यूनिट क्या करती है, अरिथमेटिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को परफॉर्म करती है। लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड आंसर हमें पुट किया जाता है। ए मेमोरी टू स्टोर डेटा, और उसके बाद में क्या होते हैं, मेमोरी होती है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। एंड प्रोग्राम्स टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम्स। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में क्या करेंगे, इनपुट डिवाइस की सहायता से हम कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट देते हैं, और आउटपुट डिवाइस की सहायता से आउटपुट स्क्रीन पे उस आंसर को हम क्या करते हैं, प्रिंट करवाते हैं। ओके, नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन चैनल टू सेंड रिसीव द आउटपुट डेटा। यानी क्या होता है, इनपुट डिवाइस से सिस्टम के पास में डेटा जाए कैसे जाएगा, तो दोनों के बीच में जो कनेक्शन केबल होते हैं उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन चैनल। जैसे आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड के वायर लगा, उस कीबोर्ड को आप क्या कहते हैं, वायर के थ्रू आप करते हैं सीपीयू के साथ में अटैच कर रहे हैं। तो दोनों के बीच में जो वायर लगा हुआ है, तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन जो मीडिया है उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन चैनल बोलते हैं। एंड कम्युनिकेशन चैनल टू सेंड और रिसीव द आउटपुट डेटा, यानी यूजर के द्वारा इनपुट डेटा वो भी कम्युनिकेशन चैनल एंड केबल के थ्रू सीपीयू के पास ट्रांसफर होते हैं। और सीपीयू से जो आउटपुट होता है वो भी क्या होता है, केबल के थ्रू ही आउटपुट मॉनिटर स्क्रीन या एलईडी स्क्रीन पे ट्रांसफर होते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन चैनल होता है। अब ये तो गया हमारा एक कंप्यूटर का बेसिक डेफिनेशन। यानी सीपीयू होगा, सीपीयू में अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होंगे जो अरिथमेटिक और लॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करेंगे। उसके बाद में मेमोरी होगी जो डाटा को स्टोर करने का काम करते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होंगे जिसकी सहायता से कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट एंड आउटपुट शो किया जाता है। और इसके बाद में कहते हैं कम्युनिकेशन चैनल होते हैं, जो ये सारे डिफरेंट डिवाइसेस हो गई, सीपीयू हो गया, इनपुट आउटपुट, इनपुट डिवाइस हो गई, आउटपुट डिवाइस हो गई, इनके बीच में कम्युनिकेशन करवाने के लिए कम्युनिकेशन चैनल हो गया। अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ENIC इज द फर्स्ट बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बेस्ड ऑन नॉन न्यूमेरिक आर्किटेक्चर। यानी नॉन वैक्यूम आर्किटेक्चर होता है। नॉन वैक्यूम आर्किटेक्चर का मतलब होगा एक ऐसा आर्किटेक्चर जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स काम में नहीं ली गई। देखो क्या था, जब सबसे पहले कंप्यूटर को बनाया गया था, जब कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन था, फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर की साइज थी वो एक रूम के बराबर थी। रूम के बराबर क्यों थी, कंप्यूटर में जो भी डाटा को इनपुट और आउटपुट करवाने के लिए हमें क्या करनी थी, वैक्यूम ट्यूब्स काम में ली जाती थी। और वैक्यूम ट्यूब्स क्या होती है, कांच की नली होती है, जैसे हमारी ट्यूबलाइट होती है वैसे कांच की नली होती थी। और उसी कांच की नली की सहायता से डेटा को इनपुट और आउटपुट करने का प्रोसेस किया जाता था। एक डेटा के लिए एक ही नली काम में ली जाती थी, यानी इसको वैक्यूम ट्यूब बोलते हैं। एक डेटा के लिए एक ही वैक्यूम ट्यूब काम में ले जाते थे। अगर आपको दूसरा डेटा एंटर करवाना तो सिस्टम में दूसरी वैक्यूम ट्यूब लगानी पड़ती थी। और एक वैक्यूम ट्यूब को हम एक ही बार यूज में कर सकते थे, उसको दोबारा यूज नहीं ले सकते थे। उसका मतलब क्या हो गया,
जब हमारे कंप्यूटर सिस्टम में डेटा इनपुट एंड आउटपुट इंक्रीज होते जाते हैं, उस कंडीशन में क्या होती है, कंप्यूटर की साइज इंक्रीज होते होते बहुत बड़ी हो गई थी। ये था हमारा फर्स्ट जनरेशन। फिर कंप्यूटर की आई थी सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में क्या हुआ था कि जो वैक्यूम ट्यूब्स हैं उनको रिप्लेस कर दिया गया ट्रांजिस्टर की सहायता से। ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, हम इसको बोलते हैं, या बोल सकते हो आप एक इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे लगी होती है। वो क्या करते थे, डेटा को प्रोसेस या इनपुट आउटपुट और सेव करवाने का काम करते हैं। तो यानी जब जैसे ही सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आ गए, इसका मतलब हो गया अब कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब से वो सारी हट गई। हटने से क्या हो गया, कंप्यूटर की साइज क्या होगी, स्मॉल हो गई। लेकिन ट्रांजिस्टर में एक प्रॉब्लम ये थी कि ट्रांजिस्टर लिमिटेड नंबर ऑफ डेटा को सेव कर सकता था, लिमिटेड नंबर ऑफ डेटा को ही प्रोसेस कर सकता था और एक लिमिटेड फंक्शन ही परफॉर्म कर पाता। यानी ट्रांजिस्टर की अपनी खुद की कैपेसिटी होती है, जैसे उसकी कैपेसिटी फुल हो गई, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी फुल हो गई, इसका मतलब वो नेक्स्ट डेटा को सेव नहीं कर सकता था। और एक सिस्टम में एक चिप पे हम लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर लगा सकते थे। ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती है ट्रांजिस्टर लगाते चले गए। तो उसके बाद में कंप्यूटर की आई थी थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में क्या बना था, आईसी, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। उस इंटीग्रेटेड सर्किट में क्या था, एक आईसी लाखों फंक्शन परफॉर्म करने लगे। इसका मतलब लाखों ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया गया भाई एक सिंगल आईसी छोटी सी चिप की सहायता से। ये भी मदरबोर्ड पे ही अटैच होती है, ये एक साथ में लाखों फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। तो इसका मतलब है कंप्यूटर की साइज आईसी की वजह से और छोटी हो गई। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आई थी फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ था, VLIC, इसको बोलते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। VLIC से क्या हुआ था, एक आईसी वो लाखों फंक्शन ही परफॉर्म करती है। अगर एक आईसी में 1 लाख फंक्शन परफॉर्म कर रही है, इसका मतलब उसकी कैपेसिटी फुल हो गई, हमें दूसरी आईसी लगानी पड़ेगी। तो उसको रिप्लेस कर दिया गया VLIC से। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होती है, एक साथ में करोड़ों फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है, छोटी सी चिप होती है जो एक साथ में करोड़ों फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। तो इसका मतलब है कंप्यूटर की साइज और छोटी हो गई। और जो हम प्रेजेंट जो पीसीस काम में ले रहे हैं, यानी पर्सनल कंप्यूटर हो गए, डेस्कटॉप हो गए, लैपटॉप हो गए, इनमें सब में क्या आता है, VLSI ही होता है। तो ये तो होती है कंप्यूटर की बेसिक जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन होती है कंप्यूटर की फिफ्थ जनरेशन, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है रोबोटिक टेक्नोलॉजी। यानी हम लोगों ने रोबोट्स तो डेवलप कर लिए हैं, लेकिन रोबोट्स क्या करते हैं, उतना ही काम कर पाते हैं जितना हम लोगों ने उसमें प्रोग्राम्ड किया है। यानी आपने जितना उनको प्रोग्राम में किया उतना ही वर्क कर पाएंगे। वो अपने माइंड से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। यानी अगर उनके सामने कोई प्रॉब्लम होगी, कोई सिचुएशन क्रिएट होगी, तो उसका डिसीजन वो कैसे लेंगे, जैसे हमने उनको प्रोग्राम किया है, जैसे हमने उनमें डाटा फिट किया उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे। अपने माइंड के अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं ले सकते। जैसे एक ह्यूमन पर्सन होता है, अगर कहीं बाढ़ आ गई है तो ह्यूमन पर्सन क्या होता है, अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारे मेथड काम में ले सकता है। लेकिन अगर आपने रोबोट की प्रोग्राम में फिट किया है कि जब भी बाढ़ आएगी तो आपको सिर्फ तैर के ही जाना है, तो वो तैर के ही जाएगा, वो कोई दूसरा मेथड नहीं लगाएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या किया जा रहा है कि रोबोट को ह्यूमन पर्सन की तरह एक कैपेसिटी देना, थिंकिंग माइंड प्रोवाइड करवाना कि वो अपने आप खुद के सेल्फ डिसीजन ले सके। तो वो हमारी क्या होगी, नेक्स्ट जनरेशन होगी, फिफ्थ जनरेशन, जिसपे अभी भी करंट में वर्क चल रहा है। ओके, तो नॉन वैक्यूम ट्यूब, वो नॉन वैक्यूम ट्यूब आर्किटेक्चर पे जो पहला कंप्यूटर बना था, दैट इज ENIC, दैट इज, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये एक टाइप का कैलकुलेटर था जो क्या करता था, ओनली कैलकुलेशन वर्क को परफॉर्म करता था। ये पहला कंप्यूटर सिस्टम था जो नॉन वैक्यूम ट्यूब के आर्किटेक्चर पे बना था। उसके बाद में था ड्यूरिंग इन 1970s लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI of electronic circuit allowed integration of complete CPU on a single chip। जैसे VLSI बनी, VLIC बनी, तो VLSI से बनने से क्या हो गया कि आपका कंप्लीट CPU का मतलब अरिथमेटिक यूनिट, लॉजिकल यूनिट, दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल चिप में कन्वर्ट कर दिया गया। और कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर, यानी टेक्निकल वर्ड इसका नाम क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है। हम जनरल में इसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर सिस्टम का प्रोसेसर बोलते हैं। तो जो प्रोसेसर क्या होता है, उसमें हम क्या गए, अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट दोनों कंबाइन हो गए, किसकी हेल्प से, VLIC की सहायता से। और उसको हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर मदरबोर्ड पे आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो प्रोसेसर का जो डेवलपमेंट हुआ था दैट इज 1970। ओके, फिर उसके बाद में नेक्स्ट है इन 1980s द प्रोसेसिंग पावर ऑफ कंप्यूटर इंक्रीज exponentially by integrating around 3 million components on a small size chip termed as a very large scale integrated। in 1980s में क्या हुआ था कि 3 मिलियन कंपोनेंट का मतलब होगा 3 मिलियन फंक्शंस है, उनको एक सिंगल चिप परफॉर्म कर रही है। यानी कंप्यूटर के मोस्टली वर्क एक सिंगल चिप के द्वारा परफॉर्म किए जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और VLSI का डेवलपमेंट हुआ था 1980s में हुआ, जिससे क्या हो गया, अब जो एक सिंगल चिप है वो लाखों करोड़ों फंक्शन परफॉर्म कर रही है। इसका मतलब है कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर इंक्रीज हो गई, उसकी वर्किंग स्पीड इंक्रीज हो गई, वो आसानी से और फास्ट स्पीड से डेटा पे काम कर सकता है।
उसके बाद में नेक्स्ट है IBM इंट्रोड्यूस इज फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर। IBM होती है एक कंपनी है जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। IBM इंट्रोड्यूस इज फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर PC फॉर द होम यूजर, यानी जो अब हम घर पे पीसी काम में ले रहे हैं, फर्स्ट PC बनाया गया था वो IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया था इन 1980s। उसके बाद में एप्पल कंपनी ने बनाया था मेस्टोस मशीन इन 1984, यानी सबसे पहले पर्सनल PC वो किसने बनाया था, IBM कंपनी ने 1980s में। The popularity of PC surged by the introduction of graphical interface unit, यानी ये पर्सनल कंप्यूटर क्या है, लोकप्रिय कब है, लोकप्रिय होने का मतलब होगा इसकी मार्केट में डिमांड कब बढ़ी, जब इसमें GUI फीचर आया। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी पहले जो कंप्यूटर आते थे उनमें क्या था कि हर कोई पर्सन काम नहीं कर सकता था, उसको कंप्यूटर के बाइनरी लैंग्वेज का नॉलेज होना जरूरी था, उसको कंप्यूटर के कमांड लाइंस का नॉलेज होना जरूरी था। लेकिन जब GUI फीचर बनाया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, उसमें क्या होता था कि जो आज हम प्रेजेंट में जो कंप्यूटर सिस्टम काम में ले रहे हैं, हमें सारे फोल्डर्स मिलते हैं ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में, हमारे डेटा होते हैं वो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में से होते हैं, यानी हमें बाइनरी 0-1 का कोई मीनिंग नहीं है। हम जैसे अपनी लैंग्वेज में डेटा एंटर करते हैं, कंप्यूटर उसको अपने आप बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, अपने आप स्टोर करता है, और उसके बाद में हमें हमारे जो आउटपुट मिलेगा वो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में ही मिलेगा। तो ये सब पॉसिबल किसके थ्रू हुआ, और VLSI के थ्रू, GUI के थ्रू परफॉर्म हुआ। यानी GUI ग्राफिकल इंटरफेस यूनिट थी जो क्या करती है कि यूजर को इंटरेक्शन प्रोवाइड करवाती है कंप्यूटर सिस्टम के साथ में, यानी यूजर अपनी लैंग्वेज में कंप्यूटर पे वर्क कर सके। ठीक है, तो बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम इस, तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया था, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किए थे जो GUI पर बेस्ड होते हैं, जैसे विंडोज 98, विंडोज XP, विंडोज, फिर उसके बाद में आया था विस्टा, फिर विंडोज 7, विंडो 8 और विंडो 10 जो हम करंट में काम में ले रहे थे। ये सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं GUI बेस्ड है, यानी यूजर को एक बेसिक इंटरेक्शन प्रोवाइड करवाता है कि यूजर आसानी से कंप्यूटर सिस्टम के साथ में कम्युनिकेट कर सके। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट पढ़ते हैं मेमोरी। हम लोगों ने स्टडी कर लिया कंप्यूटर का बेसिक डायग्राम, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, CPU हम लोगों ने स्टडी कर लिया, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस हम लोगों ने स्टडी कर लिया। अब लास्ट फाइनल पार्ट हमारा बचा मेमोरी। एक कंप्यूटर सिस्टम यूजेस बाइनरी नंबर्स टू स्टोर एंड प्रोसेस डेटा। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंप्यूटर सिस्टम वो बाइनरी लैंग्वेज पे काम करता है। बाइनरी लैंग्वेज में क्या होता है, 0 और 1 ही होता है। इसका मतलब कंप्यूटर के इंटरनल में सारे डाटा किसकी फॉर्म में होते हैं, 0-1 की फॉर्म में ही होते हैं, और कंप्यूटर में डेटा भी सिर्फ 0-1 की फॉर्म में ही होते हैं। विच आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ मेमोरी और कॉल्ड बिट्स, यानी कंप्यूटर की मेमोरी में सेव होने वाले सिंगल 0 या सिंगल 1 को हम क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं। यानी कंप्यूटर की सबसे मेन यूनिट होती है जिसमें डेटा स्टोर होते हैं। बेसिक यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज कॉल्ड बिट्स, यानी सिंगल 0 सिंगल 1 को हम क्या बोलेंगे, बिट्स बोलेंगे। नेक्स्ट होता है 8 बिट वर्ड इज कॉल्ड बाइट, यानी जब हम 4 डिजिट का मतलब हो गया या तो 4 0 हो सकते हैं या 4 1 हो सकते हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ 0 और 1 हो सकता है। तो जब जहाँ पे 4 डिजिट का कॉम्बिनेशन बनेगा हम उसको बोलते हैं निबल। तो कॉम्बिनेशन ऑफ 4 डिजिट, या हम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट्स is known as a nibble, और combination of 8 bit is known as byte, या combination of 2 nibble is known as byte। तो ये क्या होते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी होते हैं। इन इमेज आपको शो रखा होगा कि 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट होता है, 1 MB इक्वल टू होता है 1024 KB होता है, 1 GB इक्वल टू होता है 1024 MB, 1 TB इक्वल टू होता है 1024 GB। फिर उसके बाद में PB होते हैं जिसको बोलते हैं पेंटाबाइट, 1 PB इक्वल टू होता है 1024 TB। फिर EB होता है इसको बोलते हैं एक्साबाइट। तो 1 EB इक्वल टू होता है 1024 PB यानी पेंटाबाइट। फिर होता है JB जिसको बोलते हैं जेटाबाइट। तो 1 JB इक्वल टू होता है 1024 एक्स्ट्राबाइट। और जो होता है लास्ट होता है YB जिसको बोलते हैं योटाबाइट। तो 1 YB इक्वल टू होता है 1024 JB। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी है। कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी। वेट, ओके कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ मेमोरी। मैंने आपको पहले बताया था कि कंप्यूटर में 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो कंप्यूटर हैव 2 टाइप्स ऑफ मेमोरीज, नेमली प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर में 2 टाइप की मेमोरी होंगी, पहली प्राइमरी, दूसरी सेकेंडरी। अब हम क्या करते हैं, इनको डिटेल स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी मेमोरी।
द प्राइमरी मेमोरी इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। प्रोग्राम एंड डेटा लोडेड इनटू द प्राइमरी मेमोरी फॉर प्रोसेसिंग, यानी कंप्यूटर में जो भी हम डेटा इनपुट करवाएंगे वो सबसे पहले कहाँ जाके सेव होता है, प्राइमरी मेमोरी में सेव होता है बिफोर प्रोसेसिंग। यानी उसमें कोई भी कंप्यूटर सीपीयू है, उसमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा उससे पहले वो डेटा कहाँ होते हैं, कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होते हैं। द सीपीयू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द प्राइमरी मेमोरी टू परफॉर्म रीड एंड राइट ऑपरेशन। उसके बाद में जैसे हमारे डेटा वो प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होते हैं, उसके बाद में सीपीयू क्या करेगा, प्राइमरी मेमोरी से डेटा को फेच करेगा, वन बाय वन डेटा को रीड करेगा या उनमें जो भी राइट ऑपरेशन वो परफॉर्म करेगा। इट इज टू टाइप्स। अब प्राइमरी मेमोरी होती है वो टू टाइप होती है। पहली होती है रैम, जिसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरी होती है रोम, जिसको हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। यानी प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, कंप्यूटर की एक प्राथमिक मेमोरी होती है जिसको एसेंशियल मेमोरी बोलते हैं। यानी सबसे पहले डेटा होंगे वो कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में लोड होते हैं, उसके बाद में सीपीयू के द्वारा उनको रीड करके उन पे ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन का मतलब उनको रीड करना है या राइट करना है या उनमें कोई अपडेट करना है या कोई चेंजेस करना है, वो सारे सीपीयू परफॉर्म करेगा। ठीक है। प्राइमरी मेमोरी होती है टू टाइप्स की होती है। पहली होती है रैम, जिसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरी होती है रोम, जिसको हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। अब हम डिटेल से स्टडी करते हैं कि रैम एंड रोम क्या होती हैं। नेक्स्ट है रैम। RAM is volatile as long as the power is supplied to the computer is retained the data in it। यानी कंप्यूटर रैम क्या होते हैं, वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल का मतलब हो गया ऐसी मेमोरी जिसमें से डेटा अपने आप डिलीट हो जाते हैं। एक ऐसी मेमोरी जिसमें डेटा अपने आप डिलीट हो जाते हैं तो उसका हम बोलते हैं वोलेटाइल। तो रैम इज वोलेटाइल, यानी रैम में एक ऐसी मेमोरी है जिसमें डेटा अपने आप डिलीट हो जाते हैं। कब डिलीट होंगे, as long as the power is supplied to the computer it retain the data in it। यानी जैसे जब तक आपका कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट रहेगा, या हम बोल सकते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम को जब तक काम करने के लिए पावर सप्लाई मिलती रहेगी तब तक डेटा रैम में सेव होंगे। बट एज सुन एज द पावर सप्लाई इज टर्न्ड ऑफ ऑल द कंटेंट्स ऑफ रैम आर वाइप्ड आउट। यानी जैसे ही आपके कंप्यूटर सिस्टम की पावर सप्लाई ऑफ हो गई, यानी आपने कंप्यूटर सिस्टम को शट डाउन कर दिया या पावर डिस्कनेक्ट हो गई, तो उस कंडीशन में क्या होंगे, जितने भी रैम में डेटा थे वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। तो इसका कहने का मतलब है रैम इज वोलेटाइल as long as the power is supplied to computer system it retain the data, but as soon as the power supply is turned off all the contents of RAM are wiped out। यानी जब तक आपके कंप्यूटर में को पावर सप्लाई रहेगी तब तक आपके डेटा रैम में सेव रहेंगे। जैसे आपके कंप्यूटर सिस्टम की पावर सप्लाई ऑफ, डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं। इसी फीचर के कारण रैम को क्या बोला जाता है, वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। ओके। इट इज यूज टू स्टोर डेटा टेम्परेरी वाइल द कंप्यूटर इज वर्किंग। यानी टेम्परेरी का मतलब हो गया ये डाटा को एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक सेव करेगा। कब तक सेव करेगा, जब तक आपका कंप्यूटर वर्किंग कंडीशन में, यानी आपका कंप्यूटर स्टार्ट है तब तक इसमें डेटा सेव रहेंगे। जैसे आपका कंप्यूटर ऑफ, इसमें से डेटा डिलीट हो जाएंगे। व्हेनेवर द कंप्यूटर इज स्टार्टेड और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज लॉन्च। सेकंड चीज क्या होती है, जब भी आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करते हो या किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का जो आप ओपन करते हो, द रिक्वायर्ड प्रोग्राम एंड डेटा आर लोडेड इनटू रैम फॉर द प्रोसेसिंग। यानी ये कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी होगी। यानी जब भी आप क्या कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करोगे तो कंप्यूटर को स्टार्ट होने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, कौन से डेटा और कौन से प्रोग्राम की आवश्यकता है, वो ऑटोमेटिकली इसके रैम में लोड हो जाते हैं। जब हम अपने कंप्यूटर सिस्टम या अपने डिवाइस में कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो उस प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए कौन सी डेटा की रिक्वायरमेंट होगी, वो ऑटोमेटिकली किसमें लोड हो जाते हैं, रैम में लोड हो जाते हैं। तो रैम क्या करेगी, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए डेटा को सेव करती है। और जब भी हमारा सिस्टम स्टार्ट होता है या कोई भी हम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तो उसके डेटा कहाँ लोड होते हैं, रैम में ही लोड होते हैं। ओके, तो ये होती है रैम। उसके बाद में सेकेंड है रोम। रोम इज नॉन वोलेटाइल, मीन्स इट्स कंटेंट्स आर नॉट लॉस्ट व्हेन इवन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। नॉन वोलेटाइल का मतलब है एक ऐसी मेमोरी जिसमें से डेटा अपने आप डिलीट नहीं होते। तो रोम इज नॉन वोलेटाइल होती है। इसका मतलब क्या है, कंटेंट्स आर नॉट लॉस्ट व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम की पावर सप्लाई ऑफ हो गई तो फिर भी आपके डेटा वो सेव रहेंगे, यानी वो डिलीट नहीं होंगे। It is used as a small but fast permanent storage for the content which are rarely changed. It is used as a small, यानी small का मतलब है साइज इसकी स्मॉल होती है, बहुत कम काम में लिया जाता है। बट फास्ट परमानेंट स्टोरेज, लेकिन वो परमानेंट स्टोरेज के लिए एक फास्ट मेमोरी, यानी आपके डेटा क्या होंगे, परमानेंटली इसमें सेव रहेंगे। कब तक सेव रहेंगे, जब तक यूजर उन डेटा में कोई भी चेंजेस नहीं करता। यानी चेंजेस का मतलब होगा अगर यूजर उनको डिलीट करेगा तो डिलीट हो जाएंगे, अदरवाइज जब तक यूजर डिलीट नहीं करेगा तब तक डेटा इसमें सेव रहेंगे। तो ये होगी हमारी प्राइमरी मेमोरी रैम एंड रोम। रैम वोलेटाइल होती है जो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए डाटा को सेव करेगी। जैसे सिस्टम से पावर सप्लाई ऑफ, इसमें से डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं। सेकंड वर्किंग क्या होती है,
रैम जब कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करेंगे व्हेन द कंप्यूटर सिस्टम इज स्टोर्ड और यानी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज लॉन्च द रिक्वायर्ड डेटा आर लोडेड इनटू द रैम। यानी जब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करोगे, जब किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को आप ओपन करोगे तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड डेटा है वो ऑटोमेटिकली किस में लोड हो जाएंगे, रैम में लोड हो जाएंगे। सेकंड होती है रोम। रोम नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब होगा इसमें डेटा परमानेंटली स्टोर होते हैं जब तक यूजर उन डेटा को डिलीट नहीं करता है। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। थर्ड टाइप ऑफ मेमोरी होती है हमारे पास में कैशे मेमोरी। रैम इज फास्टर देन सेकेंडरी स्टोरेज बट नॉट फास्ट एज ए कंप्यूटर प्रोसेसर। देखो रैम है वो फास्ट है, फास्ट सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब होगा डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए एक फास्ट मेमोरी है, लेकिन वो इतनी भी फास्ट मेमोरी नहीं है कि जितना कंप्यूटर का प्रोसेसर है। यानी आप देखोगे हम कैलकुलेटर में करते हैं 2+3 और जैसे हम इक्वल साइन पुट अप करते हैं ऑटोमेटिकली हमारे पास में विद इन सेकंड्स में आंसर आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि कंप्यूटर के से जो प्रोसेसिंग स्पीड है, जो कार्य करने की स्पीड है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन रैम की उतनी ज्यादा नहीं होती। यानी रैम उतनी फास्ट नहीं है जितना आपके कंप्यूटर का प्रोसेसर है। अब देखो अगर आपका कंप्यूटर का प्रोसेसर फास्ट है और आपकी रैम है वो फास्ट नहीं, इसका मतलब दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं। आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, आप साइकिल चला रहे हो या आपको ऐसा कोई व्हीकल चला रहे हो, उसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा है, आप फुल स्पीड पे उसको चलाना चाह रहे हो, लेकिन उसका इंजन है वो आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। आप चाहते हो कि विद इन सेकेंड्स में या विद इन मिनट्स में मेरी गाड़ी वो फुल स्पीड में, फुल स्पीड का मतलब उसकी मैक्सिमम स्पीड पे चलना स्टार्ट हो जाए। आप फुल स्पीड तो लगा देते हो गाड़ी को, एक्सीलेटर तो कर देते हो, लेकिन उसी कंडीशन में उसके साथ में ऑटोमेटिक क्या होता है, उसी टाइम पे आपका इंजन वो उतना रिस्पॉन्ड नहीं करता कि आपको हैंड टू हैंड या उसी सेकंड्स में आपको वो फुल स्पीड प्रोवाइड कर दे। तो उसी तरीके से रैम और सीपीयू का होता है। यानी रैम फास्ट है लेकिन उतनी भी फास्ट नहीं जितना अपना कंप्यूटर का प्रोसेसर है। सो बिकॉज ऑफ रैम ए सीपीयू में हैव स्लो डाउन। यानी आपकी रैम की स्पीड अगर फास्ट नहीं है, वर्किंग स्पीड फास्ट नहीं, इसका मतलब आपके सीपीयू डाउन हो जाएगा, क्योंकि सीपीयू को जब तक डेटा नहीं मिलेंगे तब तक उनको प्रोसेस कैसे करेगा, और डेटा कहाँ से आएंगे, वो रैम से ही आएंगे। तो दोनों की स्पीड वो मिसमैच होगी। जब तक दोनों की स्पीड इक्वल नहीं होगी तब तक क्या होगा, आपका कंप्यूटर वो फास्ट वर्किंग नहीं कर सकता। तो टू स्पीड अप द ऑपरेशन ऑफ सीपीयू, आपके कंप्यूटर के सीपीयू की स्पीड को इंक्रीज रखना, आपके कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाए रखने के लिए क्या होता है, ए वेरी हाई स्पीड मेमोरी इज प्लेस्ड बिटवीन द सीपीयू एंड द प्राइमरी मेमोरी नोन एज कैशे। यानी क्या होती है, आपकी प्राइमरी मेमोरी रैम और सीपीयू के बीच में इंटरेक्शन बनाने के लिए क्या होता है, उनके बीच में एक एक्स्ट्रा मेमोरी लगा दी जाती है जिसको हम बोलते हैं कैशे मेमोरी। ये मेमोरी क्या करेगी, आपके कंप्यूटर की रैम की स्पीड को इंक्रीज कर देगी, या आप बोल सकते हैं रैम से आने वाले डेटा की स्पीड को इंक्रीज करके और आपकी सीपीयू की स्पीड की को क्या कर देगी, मैच करवा देगी। यानी आपकी सीपीयू की रैम और सीपीयू स्पीड को मैच करवाने के लिए दोनों के बीच में एक नई मेमोरी लगा दी जाती है, दैट इज कैशे मेमोरी। इट स्टोर द कॉपीज ऑफ डेटा फ्रॉम फ्रीक्वेंटली एक्सेस प्राइमरी मेमोरी लोकेशन। यानी कैशे में क्या होंगे, जो डेटा आपने करंटली एक्सेस किया है, यानी जब आपने कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट किया उस कंप्यूटर सिस्टम के स्टार्ट टाइम से लेकर अभी तक आपने जितने भी डेटा एक्सेस किए हैं वो सारे डेटा क्या होते हैं, उस कैशे मेमोरी में स्टोर होते हैं। क्यों होते हैं, वो फास्ट एक्सेस के लिए होते हैं। यानी आप जब भी कोई डेटा को ओपन करोगे तो आपकी कैशे मेमोरी अटेंडेंट क्या करेगी, रिस्पॉन्ड कर देगा और उन डेटा की कॉपीज को अपने पास सेव रख लेगी। यानी कंप्यूटर सिस्टम जब तक स्टार्ट रहेगा तब तक मे भी हो सकता है कि उन्हीं डेटा की फिर से रिक्वायरमेंट हो, तो जब भी डेटा की रिक्वायरमेंट हो तो कैशे के द्वारा प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जहां से क्या होता है कि सीपीयू की स्पीड है वो मैच होती रहेगी। रिड्यूसिंग द एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू एक्सेस द डेटा फ्रॉम द प्राइमरी मेमोरी। यानी ये क्या करेगा कि सीपीयू को प्राइमरी मेमोरी से डेटा एक्सेस करने में जो टाइम लगता है उसको कम कर देती है। क्यों कम हो जाते हैं, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी से जितने भी डेटा वो सारे किस में ट्रांसफर हो जाते हैं, कैशे मेमोरी में ट्रांसफर हो जाते हैं, और कैशे डायरेक्टली क्या करती है, सीपीयू को डेटा प्रोवाइड करने लग जाती है, और जिससे क्या होता है कंप्यूटर की स्पीड होती है वो इंक्रीज होती रहती है। तो ये होते हैं हमारी थर्ड टाइप्स ऑफ मेमोरी, कैशे मेमोरी। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी हैज ए लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी इज आइदर वोलेटाइल और रोम। यानी आपकी अगर प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल कोई भी प्राइमरी मेमोरी हो, लेकिन उनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड का मतलब हो गया जैसे हम अपने एक स्मार्टफोन परचेज करते हैं मार्केट से तो उस पर लिखा आता है 4 GB रैम 64 GB रोम। इसका मतलब जो प्राइमरी मेमोरी है वो 4 GB है और रोम है वो 64 GB। यानी रोम का मतलब सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी है जो डाटा को परमानेंटली सेव करे, लेकिन उसकी भी एक क्या है, लिमिटेड साइज होती है। यानी आप 64 GB से ज्यादा उसमें डेटा को स्टोर नहीं कर सकते। तो थैसे कंप्यूटर सिस्टम नीड ऑक्सिलरी और सेकेंडरी मेमोरी टू परमानेंट स्टोरेज द डेटा और इंस्ट्रक्शन फॉर फ्यूचर यूज। यानी अब आपको एक ऐसी यहाँ पे क्या होगी, एक ऐसी मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी जो डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं, इन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सके
और आप उनको आसानी से इन फ्यूचर यूज में ले सकते हो। तो द सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब हो गया इसमें डेटा क्या होंगे तब तक रिटेन रहेंगे जब तक यूजर उनको डिलीट नहीं करेगा। The secondary memory is non-volatile and has a larger storage capacity than primary memory। और इसकी storage capacity होती है वो primary memory से बहुत ज्यादा होती है, यानी हम बोल सकते हैं multiple of 5 और 10 multiple होता है primary memory की storage capacity। But it cannot be accessed directly by the CPU। लेकिन आपका जो कंप्यूटर का जो CPU है वो इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, इसको एक्सेस होगा वो कैसे मेमोरी के द्वारा ही किया जाएगा। Contents of secondary memory need to be first brought into the main memory for the CPU to access। यानी अगर आपकी सेकेंडरी मेमोरी में डेटा सेम है तो उनको एक्सेस करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले उन डेटा को प्राइमरी मेमोरी में ट्रांसफर करना होगा और प्राइमरी मेमोरी में ट्रांसफर होने के बाद में वो डेटा किसके द्वारा एक्सेस किए जाएंगे, सीपीयू के द्वारा एक्सेस किए जाएंगे। अब सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी होती है, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड। पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड को हम बोलते हैं फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव का मतलब होगा जैसे हम इनको सिस्टम के साथ में अटैच करेंगे, पीसीज के साथ में इनको अटैच करेंगे तो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है। ऑटोमेटिकली ओपन मतलब इनका एक ऑटोमेटिकली विंडो ओपन हो जाती है, तो उनका हम बोलते हैं फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव का मतलब एक ऐसी डिवाइस है जिनको सिस्टम के साथ अटैच करने के बाद में वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाती है, यूजर को उनको ओपन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उनको हम बोलते हैं फ्लैश ड्राइव। तो ये होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। ओके ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे स्टडी करेंगे। किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो या कोई डाउट हो तो आप अभी अपने आप को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं, और अगर आपको बाद में अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप मैसेज या ग्रुप में मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। सर बोलिए। सर हाँ बोलिए। सर इस चैप्टर के टॉपिक्स में कुछ नोट करना है क्या? आपको मैं नोट्स हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा ना। ओके सर, वो नोट्स हैं, थैंक यू सर। नोट्स हैं वो व्हाट्सएप में आपको मिल जाएंगे, फिर आप वहां से उनको नोटबुक में राइट कर लेना। ओके सर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।